एपिसोड की शुरुआत 8 साल पहले से होती है और हम देखते हैं कि ह्यूमन राइट्स और जस्टिस पे एक पब्लिक डिबेट चल रहा था और उसमें सेokjo और मिन दोनों ने पार्ट लिया था। ऑडियंस में हम मिन्सू को भी देखते हैं जो सेokjo की कही कुछ स्टेटमेंट्स को नोट कर रहा था। डिबेट के बाद मिन अपने बेटे को सेokjo से इंट्रोड्यूस कराती है और बताती है कि ये आपका बहुत बड़ा फैन है। सेokjo नोटिस करता है कि मिन्सू ने उसकी लिखी बुक पकड़ी हुई थी, तो वो उसको अपना ऑटोग्राफ देता है और बुक के बारे में कुछ बातें करता है और मिन्सू के पॉइंट्स पे वो काफी इम्प्रेस भी होता है। मिन बताती है कि ये बड़ा होकर लीगल फील्ड में काम करना चाहता है, तो सेokjo उसे अपनी लेक्चर्स अटेंड करने का ऑफर करता है। अभी ये लोग बात ही कर रहे थे तो सेokjo की बेटी नारा वहाँ आ जाती है अपने डॉग के साथ, तो सेokjo उसके पास चला जाता है। मिन्सू बहुत ध्यान से उन्हें बात करता देख रहा था। मिन्सू की हार्ट सर्जरी हुई थी, जिसके बाद वो होम स्कूलिंग कर रहा था, पर उसे सेokjo के लेक्चर्स अटेंड करने की परमिशन मिल गई थी। एक लेक्चर में हम देखते हैं कि सेokjo मिन्सू के नोट्स देखकर उसकी तारीफ करता है, तो मिन्सू बहुत खुश हो जाता है। लेक्चर के बाद मिन्सू नोटिस करता है कि कुछ लड़कियों ने सेokjo को घेर रखा था और वो लोग उनसे हंसी मजाक कर रहे थे। फिर हम बाद का सीन देखते हैं जब मिन्सू अपने घर पे था। वो अपनी बुक निकालकर सेokjo की ऑटोग्राफ देखता है और स्माइल करता है। फिर वो अपने बाइनोकुलर से सेokjo के घर की तरफ देखता है जहाँ सेokjo नारा और उसके डॉग के साथ खेल रहा था। अगले सीन में हम देखते हैं कि नारा का डॉग कहीं गायब हो गया था। सेokjo डॉग को ढूंढता हुआ मिन्सू के घर जाता है और पूछता है कि नारा का डॉग उसने लिया है क्या, तो मिन्सू पूछता है कि मैंने ऐसा कैसे किया होगा। सेokjo कहता है कि कुछ लोगों ने उसे उसके घर से निकलते देखा था। मिन्सू कहता है कि वो वहाँ गया ही नहीं और सेokjo से सीसीटीवी चेक करने को बोलता है। इस पे सेokjo को शक होता है कि मिन्सू को पता है क्या कि उसका सीसीटीवी काम नहीं कर रहा है। उसी समय मिन्सू के पेरेंट्स वहाँ आ जाते हैं और सेokjo से पूछते हैं कि वो वहाँ क्या कर रहा है। सेokjo बताता है कि उनका डॉग गायब है, तो वो उसे ही ढूंढ रहा है। सेokjo को भेजकर मिन्सू के पेरेंट्स उसके साथ अंदर आते हैं और मिन्सू के डैड खुदाई करवाते हैं, तो उन्हें सेokjo के डॉग की बॉडी दफनाई हुई मिलती है। मिन्सू के डैड उसे जोर का थप्पड़ लगाते हैं और चिल्लाने लगते हैं। उनके बात से पता चलता है कि मिन्सू ने ऐसा पहली बार नहीं किया था, वो अपने कई डॉग्स के साथ ऐसा कर चुका था। मिन्सू को बचाने लगती है और वुताक को थप्पड़ मारती है जो वहीं पे खड़ा था। वो उस पे चिल्लाकर कहती है कि तुम कहाँ थे, तुम्हें मिन्सू के बड़े भाई का रोल निभाना था, तो तुमने उसे रोका क्यों नहीं। वुताक रोने लगता है और माफी मांगकर बोलने लगता है कि मेरी गलती है। मिन अपने हस्बैंड से कहती है कि अगर किसी को इस बारे में कुछ पता चला तो वुताक ब्लेम अपने ऊपर ले लेगा। फिर अपने ड्राइवर वुताक के फादर की तरफ देखकर कहती है, ऐसे भी हमारा डील यही था। बाद में हम देखते हैं कि मिन्सू आकर वुताक से माफी मांगता है, तो वुताक खुश होकर कहता है कि वुताक से जो लोग माफी मांगते हैं वो अच्छे लोग होते हैं, उन्हें गिफ्ट मिलना चाहिए। अगले सीन में हम देखते हैं कि नारा स्कूल से अकेली लौट रही थी, तो पीछे से कोई उसका नाम पुकारता है। सीन शिफ्ट होता है और हम मूचान को देखते हैं जो एक पब में था। एक्चुअली किसी क्रिमिनल को पकड़ने के लिए वो अंडर कवर था और क्रिमिनल का भरोसा जीतने के लिए उसने बहुत सा ड्रग्स भी ले लिया था। मूचान की टीम उस क्रिमिनल को आकर पकड़ ही लेती है और ड्रग्स की वजह से मूचान को हॉस्पिटल में एडमिट होना पड़ता है। हॉस्पिटल में चोई उसके पास आकर उसको डांटता है कि उसने इतना ड्रग्स क्यों लिया और कहता है कि मुझे पता है इस केस को जल्दी खत्म करने के लिए तुमने ऐसा किया, ताकि तुम सेokjo की बेटी का केस इन्वेस्टिगेट कर सको। उनके बात से ये भी पता चलता है कि मूचान सेokjo को पहले से जानता था और दोनों क्लोज थे। तभी टीवी पे नारा की न्यूज दिखाई जाती है कि एक 8 साल की बच्ची 4 दिनों से गायब है और उसके फादर प्रोफेसर सेokjo को शक है कि उसका किडनैप हुआ है। फिर हम देखते हैं कि पुलिस को नारा की बॉडी मिली थी और क्राइम सीन में मूचान ने एक लड़के को नोटिस किया था जो नारा की बॉडी ज्यादा देख स्माइल कर रहा था। मूचान को उस समय पता नहीं था कि वो लड़का मिन्सू है। अगले सीन में चोई सेokjo से पूछताछ कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि पुलिस को सेokjo पे ही शक था कि उसने ही अपनी बेटी का मर्डर किया है। सेokjo चोई के किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर रहा था। मूचान उस समय वहाँ आकर चोई को बाहर भेज देता है और कहता है कि वो हैंडल कर लेगा। वो सेokjo से कहता है कि उसे एक लॉयर हायर कर लेना चाहिए
और उसे एक वीडियो दिखाता है जो सोशल मीडिया पे अपलोड किया गया था। उस वीडियो में ऐसा दिखाया जा रहा था कि सेokjo अपनी स्टूडेंट्स को सेक्सुअली हरास करता है, उन्हें हमेशा टच करता है। और इतना ही नहीं, वीडियो में सेokjo का नारा को गाल पे किस करने का भी गलत मतलब दिखाया गया था। सेokjo वीडियो देखकर रोने लग जाता है। मूचान फिर सेokjo को उसके घर लेकर जाता है, जहां उसके प्रोटेस्ट में बहुत से पोस्टर्स लगे हुए थे। सेokjo मूचान से कहता है कि सब लोग अब उसे ही मर्डरर समझ रहे हैं, तो मे भी उसे एक्सेप्ट ही कर लेना चाहिए कि उसने ही मर्डर किया है, तब शायद लोग नारा के बारे में बात करना बंद करें। मूचान उसे समझाता है कि तुम हार नहीं मान सकते, मुझे तुम पे पूरा भरोसा है, मुझे पता है कि तुमने मर्डर नहीं किया है। उस समय मूचान एक और बात कहता है, वो कहता है कि तुम भूल गए क्या, मैंने तुमसे कहा था कि मैं तुम्हारा नंबर 1 फैन बनूंगा। इस पे सेokjo हंसकर कहता है कि मेरी नंबर 1 फैन तो नारा है, उस समय भी मैंने तुमसे यही कहा था। बोलता हुआ सेokjo फिर से रोने लग जाता है। मूचान फिर सेokjo को क्राइम सीन में नारा की मिली चीजों की फोटोज दिखाकर पूछता है कि इसमें से कुछ मिसिंग है क्या। तो सेokjo कहता है कि नारा हमेशा अपने बैकपैक में एक बनी टॉय लगा कर रखती थी, वो गायब है। मूचान वहाँ लगे एक फोटो में वो टॉय देखता है। उस फोटो में नारा एक लड़के के साथ थी और उसके बैग में भी वैसे ही टॉय लगा हुआ था। एक्चुअली इस लड़के को सेokjo अडॉप्ट करने वाला था। सेokjo बताता है कि वो लड़का नारा की डेथ से अभी भी शॉक में है। मूचान फिर उस जगह पे जाता है जहाँ से नारा गायब हुई थी। वहाँ का सीसीटीवी टूटा हुआ था, पर मूचान वहाँ से कुछ साइकिलिस्ट को गुजरते देखता है जो डेली उधर से गुजरते थे और उनके साइकिल में कैमरा लगे हुए थे। वो उन कैमरा की फुटेजेस देखता है तो एक वीडियो में वो नारा को देखता है जो वूटेक के साथ कहीं जा रही थी। एक्चुअली उस दिन वूटेक ने नारा को पीछे से पुकारा था। उसने कहा था कि वो उसे उसके डॉग तक ले जाएगा, जिसपे नारा खुश होकर उसके साथ जाने लगी थी। मूचान इस बारे में सेokjo को बताता है तो सेokjo कहता है कि उसे लगा था कि असेंबली वुमेन मिन के बेटे ने उसके डॉग को लिया है, पर वो तो वूटेक निकला। सेokjo फिर मूचान को उस लड़के वाला बनी टॉय देता है और बताता है कि उस लड़के ने टॉयज खुद बनाया था। तो ऐसे बस 2 टॉय ही एग्जिस्ट करते हैं, जिसके पास नारा वाला टॉय है वही मर्डरर है। नेक्स्ट सीन में हम पुलिस स्टेशन का देखते हैं, जहां वूटेक को क्वेश्चनिंग के लिए लाया गया था। चोई मूचान को बताता है कि वूटेक के पेरेंट्स असेंबली वुमेन मिन के घर पे काम करते हैं। वूटेक पे पुराने सेक्सुअल असॉल्ट्स के भी कई केसेस थे और हर केस में मिन की फैमिली ने सेटलमेंट और लॉयर के पैसे दिए थे। इस बारे में पूछताछ के लिए मूचान असेंबली वुमेन के घर जाता है तो वहाँ उसके फैमिली पिक्चर में वो मिन्सू को नोटिस करता है। उसे याद आता है कि उसने उसे ही क्राइम सीन पे देखा था। तभी मिन भी वहाँ आ जाती है। मूचान उससे पूछता है कि उसने वूटेक के सेटलमेंट के सारे पैसे क्यों दिए थे। तो मिन बताती है कि वूटेक की मॉम बहुत सालों से उसके घर पे मेड है, तो दया करके उसने पे किया। उस समय मिन्सू भी वहाँ पे आ गया था। मूचान कहता है कि वूटेक हमेशा तुम्हारा नाम लेता रहता है और पूछता है कि तुम दोनों क्लोज हो क्या। तो मिन्सू मना करता है और कहता है कि वूटेक की सारी बातों पे भरोसा नहीं करना चाहिए, उसकी इंटेलिजेंस काफी कम है। वहाँ से निकलकर मूचान चोई को कॉल करता है और मिन्सू के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने को बोलता है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि चोई मूचान को मिन्सू के बारे में बताता है कि वो वूटेक के हर केस में किसी न किसी तरह से इन्वॉल्व रहा है, कभी विटनेस बनकर तो कभी इन्फॉर्मेंट। चोई मूचान को मिन्सू के हार्ट सर्जरी के बारे में भी बताता है। उसे लग रहा था कि मूचान बेकार में ही उस पे शक कर रहा है। तो मूचान बताता है कि जब नारा की बॉडी को ले जाया जा रहा था तो वो स्माइल कर रहा था। मूचान पूरा श्योर था कि मिन्सू ही कल्प्रेट है। अगले दिन मिन्सू अकेला पुलिस स्टेशन आता है और मूचान से कहता है कि वूटेक के केस में वो अपना स्टेटमेंट देना चाहता है। अपने स्टेटमेंट में वो कहता है कि उसने वूटेक को बहुत रात में नारा के बैग के साथ जाते देखा था। मिन्सू के एक हाथ में पट्टी लगी थी। मूचान उस बारे में पूछता है तो मिन्सू कहता है कि गार्डनिंग करते समय उसे चोट लग गई थी। मूचान डायरेक्टली तो कुछ नहीं कहता, पर उसे यही लग रहा था कि नारा को चाकू से मारते समय उसे लगा होगा। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मूचान वूटेक को मारता हुआ उससे पूछ रहा था कि उसके साथ और कौन था। तो वूटेक मिन्सू का नाम बता देता है। फिर हम कोर्ट का सीन देखते हैं। मूचान ने नारा के बनी टॉय को एविडेंस के तौर पे सबमिट किया था, जिसमें वूटेक के अलावा किसी अननोन इंसान का फिंगरप्रिंट था। मूचान का एम था ये प्रूव करना कि वो अननोन फिंगरप्रिंट मिन्सू का है, पर मिन्सू का लॉयर एक दूसरा टॉय सबमिट करता है और बताता है कि ये टॉय सेokjo के घर के बाहर से मिला है। वो ये प्रूव कर देता है कि मूचान का सबमिट किया हुआ एविडेंस फेक है।
मुचान कोर्ट से कहता है कि वूतैक ने ऑलरेडी अपना क्राइम कन्फेस कर लिया है। तो वूतैक अपने चोट के निशान दिखाकर कहता है कि मुचान ने उससे फोर्सफुली कन्फेस करवाया था। इसके बाद फिर वूतैक को इनोसेंट डिक्लेयर कर दिया जाता है। केस ओवर होने के बाद मिन मुचान को एक थप्पड़ मारती है और आगे से उसके बेटे से दूर रहने को बोलती है। वूतैक के रिलीज से मुचान बहुत गुस्से में था कि ये कैसा लॉ है, मैं इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकता। तो सेokjo उसको रोकता है और कहता है कि जैसा भी लॉ है हमें मानना ही होगा। सेokjo मुचान को भी ब्लेम कर रहा था क्योंकि उसकी वजह से ही वूतैक बच गया, क्योंकि उसने फेक एविडेंस सबमिट किया था। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं। सेokjo घर से निकलता है तो वूतैक को देखकर पुलिस की तरफ से सॉरी बोलता है, क्योंकि पुलिस ने उसे मारकर कन्फेशन लिया था। इस पे वूतैक खुश होकर कहता है कि जो उससे माफी मांगते हैं वो अच्छे इंसान होते हैं, और बदले में गिफ्ट के तौर पे वो अपने फोन में से एक रिकॉर्डिंग प्ले करता है जो नारा की थी उसके किडनैप होने के बाद की। उस रिकॉर्डिंग में नारा कह रही थी कि वो अपने डैड को बहुत मिस कर रही है। इस रिकॉर्डिंग से सेokjo एकदम गुस्से में आ जाता है। उस समय तो वो कुछ नहीं कहता, बट फिर बाद में वो वूतैक का मर्डर कर देता है, जिसके लिए उसे जेल होती है। सेokjo को जब जेल ले जाया जा रहा था तब मुचान को किसी का कॉल भी आता है ये बताने के लिए कि वूतैक के पेरेंट्स ने सुसाइड कर लिया है। सीन शिफ्ट होता है और हम करंट टाइम का सीन देखते हैं, जहां सेokjo और मिन्सू आमने सामने आए थे। जोयुन उस समय उनके वीडियो बना रही थी ताकि उनके एक्सप्रेशंस कैप्चर कर सके। मिन्सू को तो ये बोलकर बुलाया गया था कि जीहुन का स्टेटमेंट लेना है, पर जीहुन का स्टेटमेंट बस नाम के लिए लिया जाता है और उसे बाहर भेज देते हैं। फिर मुचान वहाँ आता है और मिन्सू से कहता है कि हम 8 साल पहले मिले थे, तुम्हें याद है क्या? तो मिन्सू कहता है कि मुझे सब याद है, अब भी मैं कभी कभी वूतैक के बारे में सोचता हूँ। मुचान कहता है कि मैं तुमसे डायरेक्टली पूछूंगा जो मैं पिछले 8 सालों से सोच रहा हूँ, नारा का मर्डर तुमने किया था ना? मिन्सू कुछ आंसर नहीं करता, बस स्माइल करता है। इधर डिटेक्टिव कांग जीहुन को बाहर तक ले जा रही थी, तो वो बाथरूम का बोलकर वापस अंदर जाता है और बाथरूम ना जाकर कहीं और जाने लगता है, पर जोयुन उसको देख लेती है। जीहुन बहाना बना देता है कि वो रेस्टरूम ढूंढ रहा था। जोयुन जीहुन को स्कूल तक ड्रॉप करती है और वहाँ पहुंचकर कहती है कि उसे उसके कंप्यूटर लैब में कुछ चेक करना है। जीहुन समझ जाता है कि जोयुन को मिन्सू पे शक है। जोयुन को उस कंप्यूटर में कुछ नहीं मिल रहा था, तो जीहुन उसके डिलीटेड फाइल्स रिकवर करके चेक करता है, तो उसमें मुचान का ब्लास्ट वाला वीडियो मिलता है जो डॉगमास्क ने अपने ब्रॉडकास्ट में दिखाया था। इधर मिन्सू पुलिस स्टेशन से निकल रहा था तब मुचान कांग से कहता है कि 2 दिन बाद किलिंग वोट है, पता चल ही जाएगा कि मिन्सू डॉगमास्क है या नहीं। मुचान फिर सेokjo के पास जाता है। उसी समय जोयुन का उसे कॉल आता है और वो वीडियो के बारे में बताती है। तो मुचान कहता है कि सिर्फ वीडियो मिलने से ये प्रूव नहीं हो पाएगा कि वीडियो पोस्ट भी उसने किया था। मुचान को अब ये पक्का लग रहा था कि मिन्सू ही डॉगमास्क है, पर सेokjo श्योर नहीं था, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि मिन्सू इन सब में कैसे इन्वॉल्व हुआ होगा, उसका मोटिव क्या होगा। सेokjo फिर मुचान से पूछता है कि लास्ट टाइम उसने जो कहा था क्या वो सच में ऐसा सोचता है। एक्चुअली मुचान ने धीरे से सेokjo से कहा था कि अगर वो डॉगमास्क होता तो उसका पहला टारगेट नारा का किलर होता। सेokjo फिर कहता है कि उसे मिन्सू पे उस समय शक हुआ था जब वो नारा के डॉग को ढूंढता उसके पास गया था। उस समय उसने पूछा था कि मैंने ऐसा कैसे किया होगा। यूजुअली लोग पूछते हैं कि मैं ऐसा क्यों करूँगा। मुचान फिर पूछता है कि उस बच्चे का क्या हुआ जिसे तुम अडॉप्ट करने वाले थे, वो तो नारा से कुछ साल बड़ा था, तो अभी हाई स्कूल में होगा। इस पे सेokjo कुछ नहीं बोलता। फिर हम जोयुन को देखते हैं। वो जीहुन से कहती है कि वो उसे घर तक छोड़ देगी, तो वो कहता है कि वो खुद चला जाएगा। उस समय बारिश शुरू हो गई थी, तो जीहुन भीगता हुआ याद करता है कि बचपन में वो ऐसे ही बारिश में भीग रहा था, तो नारा उसके पास अपना छाता लेकर आई थी और फिर अपने और अपने डैड के साथ घर ले गई थी। उसके बाद से सेokjo और नारा उसे अपनी फैमिली की तरह मानते थे। नारा की जो ड्राइंग हमने देखी थी वो एक्चुअली जीहुन की ही बनाई हुई थी, और जब सेokjo ने वूतैक का मर्डर किया था तब जीहुन ने दूर से सब देख लिया था। उस समय सेokjo ने उसे कुछ इशारा भी किया था। इधर जीहुन भीग रहा था तो जोमिन छाता लेकर उसके पास आती है। जीहुन को ऐसा लगता है जैसे नारा ही वापस आ गई हो और वो स्माइल करता है। और इसी के साथ ये एपिसोड यहाँ खत्म होता है। आगे क्या हुआ इसके लिए मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।